10 स्लिप लाया था सर, तो ध्रुव सर को सुनने के बाद 4-5 तो वो आप प्रासंगिक हो गई हैं, तो उनको मैं कम ही करूँगा। तो एक भाषा के बारे में है कि जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ पढ़ काफ़ी घिसाई की है, पढ़ाई की है, मेरी भाषा अर्जित है, उसी से मैं बोल रहा हूँ। आपने भी एक घिसाई पढ़ाई की है, आप हमारी भाषा समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो एक भाषा का अर्जन है, यानी आपने हिंदी पढ़ी होगी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी। एक तो ये है, यानी हम जो बोल रहे हैं कई कई भाषाएं, तो ये हमारे समाज में प्रचलित है। ये हिंदी हम बोल रहे हैं, फिर हिंदी भाषी अपने घरों में अवधी बोल रहे हैं, या उसके कोई क्षेत्रीय रूप वैश्वारी बोल रहे हैं, या गोंडा या बस्ती वाली, जौनपुर वाली, भोजपुरियों के सामने भी यही बात है। तो इस सबके साथ क्या है कि हम एक भाषा का गौरव लिए घूमते रहते हैं, जैसे हम अपनी डिग्री, अपने पद का गौरव लिए घूमते रहते हैं कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम इस जात के हैं, हम ये भाषा है, हम वहाँ के हैं, ये लिए रहते हैं, और जात और भाषा की एक मुग्धता लिए घूमते रहते हैं कि हम ये हैं। तो इस ये केवल मुख्य धारा के लोग हैं, इस ये साहित्य में। दूसरी बात, यहाँ अनुज बैठे हैं बागेश्वर, और इन लोगों ने आदिवासी साहित्य पर इस समय जो नौजवान लोग हैं उनमें प्रावीण्य भी ले जा रहे हैं, पीछे के लोगों ने भी काम किया। तो आदिवासी साहित्य के साथ अब एक अच्छी बात ये हुई है, उसे दबाया नहीं जा सकता, और उसको लोग सुन रहे हैं, बहुत ही शिद्दत से सुन रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समय से ही सुन रहे हैं, उसके पहले से सुन रहे हैं। तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात बागवती कर रही थी, तो उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे खूब मौका मिला और मैंने खूब पढ़ा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे खास बात ये हुई कि 3 बार घुमंतू समुदायों का जिक्र हुआ, और तीनों बार एक ही व्यक्ति ने किया, वो थे एच.जे. खांडेकर साहब। एच.जे. खांडेकर ने इस बात की तरफ ध्यान दिलाया कि इस देश में करोड़ों लोग हैं जो जन्मना अपराधी हैं, जिनकी और बोलने की स्वतंत्रता है, हम कहीं आ जा सकते हैं, इसकी आज़ादी ये अनुच्छेद दे रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी वाला, लेकिन ये लोग जाएं तो कहाँ जाएं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बात हुई, लेकिन इस पर कोई संशोधन नहीं पेश हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब बहसें होती थी, तो उसके बाद संशोधन पेश होते थे, संशोधन पर कानून बनते थे। तो ये सदिच्छा, जैसे बहुत पढ़े लिखे लोगों की सदिच्छाएं होती हैं, तो ये सदिच्छा मतलब है क्या। तो बाद में ये हुआ कि 1952 में कानून आया, और कहा गया कि ये जो क्रिमिनल ट्राइब्स हैं, आप क्रिमिनल ट्राइब नहीं कहे जाएंगे। यानी पहले कहा गया कि आप चोर हैं, फिर कहा गया कि अब आप चोर नहीं हैं, और रोज कहा गया कि अब आप चोर नहीं हैं। तो इस तरीके से एक जो है दूसरी कम अपमानजनक पहचान भारत के 6-7 करोड़ लोगों की ला दी गई। उनमें एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में रहता है। तो जो भारत की चुनावी राजनीति है, ये 3 तरीके से काम करती है। आप जनरल कैटेगरी में ठाकुर बामन लाला भुना ये बात कहने के लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन जातियों की जब जनगणना हो रही है तो क्यों ना कहा जाए। हाँ, तो ये इस ऊपरी जातियों के, फिर मध्यवर्ती ओबीसी जातियों के, फिर अनुसूचित जातियों के, अनुसूचित जनजातियों के, इस आधार पर वोट मांगे जाते हैं। इसी आधार पर अस्मिताएं सृजित की जाती हैं। इसी आधार पर विश्वविद्यालयों में, खासकर हिंदी विभागों में, अंग्रेजी विभागों में अस्मिता विमर्श रचे जाते हैं। और जैसे ही एक नई अगर कैटेगरी आ जाए तो एक नई अस्मिता तैयार हो जाएगी। चूंकि अभी ये सारी जो कैटेगरी हैं उन पर हैं, तो उससे आप मेल जोल करके करते हैं। उस समय तक ओबीसी विमर्श का मामला खड़ा किया गया, उसमें बीएचयू के भी बहुत आचार्य, अध्यापक, छात्र थे, दिल्ली के थे, वो मुद्दा चल नहीं पाया। लेकिन अगर 6 से 8% लोग जो कि घुमंतु और विमुक्त हैं, उनको एक श्रेणी जिस दिन दे दी जाएगी, उस दिन उनको अपील करने के लिए, उनको खुश करने के लिए विश्वविद्यालय नामक संस्था और ये जो है संसद नामक जो संस्था है, ये इन पर बात करना शुरू कर देगी। अब बात ये है कि कभी ये शुरुआत विश्वविद्यालय करेगा कि संसद करेगा। तो इसमें एक बात है। तो एक बात इसलिए है कि ये लोग जो हैं, ये अभागे लोग, ये छोड़ दिए गए हैं, इनकी भाषाएं सुनी नहीं जाती हैं। तो 19 यही बनारस से ही शुरू करते हैं। 1830 से 57 के दौरान बताया गया पूरे भारत में कि 3 चीजें बहुत की गई कि डकैती के कानून लाए गए, पिंडारियों को दमन किया गया, और ठगी का कानून। और उसमें आप वो लिस्ट देख लीजिए।
लीजिए आर्काइव्स में, तो भारत की ऐसी कोई जात नहीं बची है जिसको ठग डकैत चोर नहीं कहा गया। भारत की ऐसी कोई भी जाति नहीं बची है जिसको ठग डकैत चोर नहीं कहा गया। 1857 होता है। 1857 के बाद क्या हुआ कि भारत में जो शासक वर्ग थे, बेसिकली मुस्लिम या कुछ जगहों पर दूसरी जातियां या क्षत्रिय, उनको एक दूसरे तरीके से ट्रीट किया गया अंग्रेजी शासन द्वारा। ग्रामीण जनता को दूसरे तरीके से, शहरी जनता को दूसरे तरीके से। अब बचे हुए लोग जो ना शहर में रह रहे थे ना गांव में रह रहे थे, और शहरी लोगों को काम उनको अनुशासित करना, उन पर डंडा चढ़ाना बहुत आसान है। वो इकट्ठा रहते हैं, उनके वो कहीं भाग नहीं सकते। अब बनारस छूट कहाँ भाग देंगे, 10 दिन बाद आएंगे। तो इसलिए बनारस शहर पर कानून लागू करना बहुत आसान है, ग्रामीण समाजों पर भी कानून लागू करना बहुत आसान है। ऐसे वनवासियों में जहाँ आदिवासी समुदाय बस रहे थे, जंगलों पर जबरदस्त कब्जा जमाया गया, वहाँ पर भी कानून लगाना आसान है। लेकिन ऐसे लोग जो इन दायरों में नहीं बस रहे थे, उन पर कानून का शासन करना बहुत दिक्कत तलब थी। उनको प्रजा बनाना बहुत दिक्कत थी। उनको किस तरीके की प्रजा बना, तो जो लोग प्रजा बनते गए उनका तो मामला सेटल होता गया, और जो लोग प्रजा बनने से इनकार कर रहे थे, जो कह रहे थे कि हम गवर्न नहीं होंगे, उनके लिए दिक्कत थी। तो लगभग 190 के करीब समुदाय ऐसे हैं जो प्रजा बनने से इनकार कर रहे थे, उनको क्रिमिनल टाइप कहा गया। उन 190 में से कम 60-70 जो है उत्तर प्रदेश में थे, कुछ धीरे धीरे बस गए, लेकिन एक बड़ी संख्या भी है जो इसमें नहीं बसी। अब हुआ क्या है उनकी भाषाओं के साथ कि उनको सुना नहीं गया है। यानी हिंदी का विमर्श चला है खूब अच्छे तरीके से, और हिंदी के नीचे अवधी वालों का विमर्श चला है, भोजपुरियों का विमर्श चल रहा है। यहाँ एक भोजपुरी सेंटर भी है, और ऐसे अवधी सेंटर भी कहीं होगा, ऐसे ऐसे सेंटर बन रहे हैं। तो उसको पढ़ाता कौन है? उसमें अंग्रेजी के लोग पढ़ाने जाते हैं, उसमें हिंदी के प्रोफेसर पढ़ाने जाते हैं, यही लोग सब घूम फिर के यही सब लोग कर रहे हैं। तो ये कर हो क्या रहा है कि जो भाषा आपने पहले पढ़ रखी है उसी भाषा को बार बार पढ़ा रहे हैं, और वही भाषा खोज रहे हैं। समाज विज्ञानियों की दिक्कत क्या है कि ये उसी भाषा में सवाल पूछ रहे हैं जिनको आती है। जैसे मैं जाऊं अगर यहाँ किसी निषाद से पूछूं बहुत ज़्यादा अपने आप को, अगर मैं सरल करूं तो कैसे कहूँ, ऐसे मान लीजिए मैं मेरी मातृभाषा होती तो मैं कहूँ भैया करना कमाल लो, तो कुछ बताएगा, फिर वो मुझ पर कुछ दया वया करेगा कि कुछ ऐसे बता देगा। हाँ, तो इसलिए क्या है कि आप पूछ क्या रहे हैं किस भाषा में और बता क्या रहा है। तो इसके नीचे एक भाषा संसार उनका छिपा हुआ, जिसमें वह आपको प्रवेश करने की इजाजत नहीं दे रहे। वो इसलिए इजाजत नहीं दे रहे हैं कि वो आपको ऑलरेडी गया गुजरा मान रहे हैं, और ये मान रहे हैं कि आपको या तो हिंदी आती है या तो अंग्रेजी आती है। तो आप जब उनसे कुछ पूछते हैं तो वही बता देते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। बनारस में बहुत सारे लोग, इतने ज़्यादा लोग पर्यटक आते हैं कि मल्लाह लोग उनको वही बताना शुरू कर दिए हैं जो वो सुनना चाह रहे हैं। तो इससे जब कोई समाज विज्ञानी कोई बात सुनता है और वो तो कहता है अरे तो हम मुझे मिल गया, मैं तो यही तो सोच रहा था, और वो भी कहता है तुम यही सोच रहे थे, तुमने बता दिया। इसलिए ये एक संसार जो है छिपा हुआ है। उस संसार की जो भाषा है उसको अभी बहुत कम डिकोड करने की कोशिश की गई है। ये तो मतलब लिखे पढ़े लिखे लोगों की बात हो गई, मतलब जो टाइप वाला मामला है, प्रिंटिंग के आने के बाद उनका बर्नार्ड कोहन का एक निबंध है द कमांड ऑफ लैंग्वेजेज ऑफ कमांड, कि किस तरीके से भाषाएं निर्मित की जाती है, उनका शब्दकोश बनाया जाता है, उनके व्याकरण बनाए जाते हैं। फिर वो एक जात कहती है कि मुझे हमारी भाषा दो, भाषा दे दी जाती है, व्याकरण दे दिया जाता है। और क्या कमाल की बात है कि जो भाषा जो व्याकरण मानते हैं सरकारों से, उसी से खुद को अनुशासित करने लगते हैं। मतलब काम तो सरकार का है और जनता खुद अनुशासित होती है। तो ये जो भाषा का संसार है आपको खुद अनुशासित करने लगता है। तो इसमें आपको दिखता ही नहीं कि हम अनुशासित हो रहे हैं, क्योंकि शब्दकोश तो आपने ही बनाया है, आपके कमेटी के विद्वानों ने बनाया है, और अब उस काम किया सरकार का। तो ये काम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया, बाद में आजाद भारत की सरकारों ने भी धीमे धीमे काम किया। और जो ध्रुव सर कह रहे थे उसमें ये हुआ कि 61 के बाद ही भारत में भाषा का जो सर्वेक्षण है बंद कर दिया गया। ये तो कहा गया रविन्द्रनाथ टैगोर का बहाना लेकर कि भारत में विविधता में एकता है,
लेकिन इससे ज़्यादा जितनी राष्ट्रगान में विविधता है उतनी तो चलेगी, राष्ट्रगान से ज़्यादा की अगर आपकी विविधता लाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए उसमें बहुत सारी भारत विविधता को जैसे बियर नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए विविधता के जितने भी चीज़ें हैं उसको नकार दिया जाता है। भाषा का सवाल नकार दिया जाता है, जाति जनगणना का सवाल, समुदाय की जनगणना का सवाल, बोलियों की गणना का सवाल नकार दिया जाता है, और जो है उसको सरकारें अनुशासित करने का प्रयास करती हैं। आप याद कीजिए कि 1920 के दशक में जब राम नरेश त्रिपाठी, जो खुद खड़ी बोली में इतनी अच्छी कविताएं लिख रहे थे, उन्होंने लोक संग्रह का काम किया, ग्राम गीत लिखे। तो आप देखिए कि ग्राम गीतों में उन्होंने उन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जो ऑलरेडी लोग जान रहे थे या जो लोगों को सुटेबल लगती थी, जो कि राष्ट्र निर्माण में सहायक। फिर आप देखिए इनको देवेंद्र सत्यार्थी को गांधी जी, नेहरू जी बहुत मानते थे। कारण ये था कि देवेंद्र सत्यार्थी और ये राम नरेश त्रिपाठी जो कर रहे थे वो राष्ट्र निर्माण में सहायक था। चाहे अवधी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे मगही हो, चाहे उड़िया हो, चाहे पंजाबी हो, खूब उन्होंने काम किया। लेकिन इन सब के नीचे जो घुमंतू समुदाय थे उनकी भाषाओं को सुनने का काम नहीं किया गया। इसके कारण क्या हुआ कि वह भाषाएं धीरे धीरे घिस गई और उनमें जो बचा वो बचा जो उनकी राजनीतिक शब्दावलियां थी वो गायब हो गई, जो उनकी आर्थिक शब्दावलियां थी वो कम हो गई, गायब नहीं हुई, कम हो गई। लेकिन जो उनकी धार्मिक शब्दावली थी वो कायम है, जो उनका नैतिक शास्त्र है वह कायम है और उन भाषाओं में है। अब मैं एक बात और कहूँगा कि अब मैं जो काम कर रहा हूँ, इधर पिछले 2013 में गणेश देवी आए थे जीवित में, तो उन्होंने कहा कि तुम ये सब काम करो। तो जो सुबह ध्रुव सर कह रहे थे वो है कि भाषा को क्या करते हैं, आप भाषा पढ़ते हैं कि सुनते हैं? तो हम भाषा पढ़ते हैं, यानी ये कहता है आदिलुमन की तो लौ पढ़ लें, तो इससे हम आदिवासी संसार के बारे में जान गए, पार्वती तिर्की को पढ़ लें तो हमसे आदिवासी संसार को जानते हैं। तो आप जो बात ये लोग कह रहे हैं इसको दोहराने लगते हैं, तो इसके कारण एक आदत बन गई है पढ़ने की, और ये सुनने वाली आदत जो है खत्म हो गई है, और धीरे धीरे सुनने की आदत और ज्यादा खत्म होती जा रही है। खुद अभी गणेश देवी का बड़ा सा आर्टिकल है, वो कह रहा है कि भाषा वैज्ञानिक इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे आपकी शब्दों को पहचानने की क्षमता कम होती जा रही है और आप एक टेम्पोरल मेमोरी के शिकार बनते जा रहे हैं कि जो चित्र आपको दिखता है वो जान लेते हैं और जो लिखते हैं उसे कम जानते हैं। इसीलिए फेसबुक पर लोग जब तस्वीर लगाते हैं तो लोग उसको ज्यादा लाइक करते हैं, लिखते हैं तो कम लाइक करते हैं, और सुनाए तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो कारण ये है कि आप सुन क्या रहे हैं। तो 2013 में उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ये निषादों पे काम कर रहे हो, क्या इनकी भाषा है कुछ? तो यहीं पर बना, इस समय भी बीएचयू में खूब पढ़ाने वाले लोग हैं, लेकिन आज की अपेक्षा पहले ज़्यादा पढ़ाने वाले लोग हुआ करते थे, और यहाँ के प्रोफेसरों की उपस्थिति में मैं कह रहा हूँ। तो क्या हुआ कि 1970 के दौरान में राजाराम मेहरोत्रा साहब का काम आया, द सोशियोलॉजी ऑफ द सीक्रेट लैंग्वेजेज, और वो हिंदी में भी छपा है। व्योमेश जी आ जाएंगे, वो नागरी पिछाणी ने उसको छापा है, गुप्त भाषाओं का संसार ऐसा कुछ करके। तो उसमें उन्होंने पंडों की भाषा के बारे में लिखा। तो जब पंडों की भाषा के बारे में उन्होंने लिख दिया तो पंडे गए कि ये हमारा सब कुछ उजागर कर दिया है, तो उनको कुछ भला बुरा भी कहा। तो इसलिए उन्होंने भला बुरा कहा कि इससे हमारे ऊपर एक खास किस्म की नकारात्मकता हावी हुई है। राजाराम मेहरोत्रा के काम की खूबसूरती होने के साथ उसमें दिक्कत ये थी कि उसका जो मटेरियल था वो लिया गया था श्रीमैन या इस तरीके के लोगों से जो कॉलोनियल आर्काइव से आया था। इस कारण क्या हुआ कि जो पंडों ने कहा कि आपने हमारे साथ ऐसी बदगुमानी वाले काम क्यों किया। तो इसी कारण बहुत सारे समुदाय अपनी भाषा का जो रजिस्टर है, भाषा आपसे साझा करने के लिए बचते हैं। तो मैं वहाँ रोज जाता और मैं कुछ बात करते तो उसको ऐसे ही कार्ड पे लिखता और चला आता, कार्ड पे लिखता चला आता। लगभग 6-7 महीने के बाद एक रजिस्टर जैसा बना। तो वहाँ के कुछ लोगों से पहले मैंने बात की तो कहेगी नहीं अरे तुमने कहाँ ही सुन लिया, ऐसी बात तो है नहीं। तो जब मैंने उनको बताया कि सर ऐसी बात है, तो धीरे धीरे उन्होंने साझा किया। तो मैंने एक लेख लिखा, गुप्त भाषाओं का संसार। तो मामला यह है कि भाषा को आप सुन कैसे रहे हैं, और इसी तरीके है कि सपेरों की भाषा,
एक पूरी की पूरी भाषा है। कलंदर जो भालू नचाते थे, जैसे आपका नाम है प्रोफेसर राम कुमार सिंह, ठीक, तो पीछे सिंह हटा दीजिए, आगे राम कुमार हटा दीजिए, प्रोफेसर हटा दीजिए, बेचू हटा दीजिए, तो आप बचे राम कुमार, तो आपकी कोई औकात नहीं है। ठीक, इसी तरीके से अगर आपका पेशा आपसे हट जाए, आपका पेशा आपसे हट जाए, तो आपकी कोई औकात नहीं है। भारत के एक बहुत बड़े तबके के पेशे छीन लिए गए, उनका पेशा छीन लिया गया, यानी भालू उनका छीन लिया गया। आधुनिक शिक्षा उनको बहुत पहले उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि भालू से उनका काम चल जाता। मैं भालू नचाने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, भालू नचा रहे थे, भालू उनका छीन लिया गया, रोजी रोटी उनकी छीन ली गई, शिक्षा ने उन्हें दिया नहीं, वो ना तो एपीआई में है, ना वो अंग्रेजी बोल पाते हैं, ना वो कुछ कर पाते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। नारा लगता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हो उतनी हिस्सेदारी। ये लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ। एक आदमी अगर इस पृथ्वी पर है तो उसकी आवाज नहीं होगी। पड़ाव में, यहाँ पर पड़ाव एक जगह है, वहां पर 6 लोग हैं, 6 परिवार हैं जो भालू चाहते थे। अब उनका वोट किसी को नहीं चाहिए, मतलब उनके वोट से तो उनका प्रधान भी नहीं जीतता, तो उसकी आवाज कहाँ मिली? तो ये जो संख्या मूलक चीजें हैं यही दिक्कत कर रही हैं, और इस संख्या से भाषा का हो जाता है। भोजपुरिया लोग कहते हैं सबसे ज्यादा हम ही बोल हैं पूरे भारत में, इसलिए हमारी आवाज सुनी जाए। अवध में भी तो आप जान ही रहे, तुलसीदास उनके पास हैं, ठीक, तो कह रहे हैं हम सबसे ज्यादा हैं, लेकिन जो भाषाएं जिनके लोग कम हैं उनका क्या होगा, तो उनको क्या सुना जा रहा है? तो कलंदरों का एक पूरा भाषा संसार अभी भी मौजूद है, और इसमें से जो लोग बैठे हैं, इसमें बहुत सारे लोगों ने कलंदरों के द्वारा भालू नचाए जाने को देखा है, और एक अंतिम पीढ़ी है, ये लोग मर जाएंगे, वो लोग भी मर जाएंगे, उसके बाद आप केवल विवरण पढ़ेंगे। केवल एक उपन्यास है उनका, पी अशोक कुमार का, राजकमल से, बहुत पतला सा है, पढ़िए। तो कलंदर किस तरीके की भाषा का वो कर रहे हैं, आप खुद खोजिएगा और ये खोजिएगा, नहीं। तो फिर उसके बाद है मिर्सकार। आज सुबह सर बैठे हैं, हम लोग रात में काफी देर तक बात कर रहे थे। असद रहमानी साहब हैं, वो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अध्यक्ष रहे हैं, उनकी किताब अभी आई है, असद रहमानी की मेमोयर्स आए हैं, तो उनका पर्चा मैंने बहुत पहले पढ़ा था, तो मैं वही रात में खोज रहा था कि ये लिखा तो जरूर होगा, लिखा तो जरूर होगा, तो आज जाके सुबह मिला। तो असद रहमानी साहब ने मिर्सकारों, बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक हैं, उन पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे हैं। तो असद रहमानी ने पक्षियों के संरक्षण के लिए ये काम किया कि उन्होंने मिर्शिकारों को बुलाया, 2 मिर्शिकारों को बुलाया, तो वो इतने सक्षम थे कि किसी पक्षी को पकड़ लेते थे, बिना चोट लगे पक्षी को पकड़ना होता है, और फिर उसमें रिंगिंग की जाती है, मतलब छल्ला डाला जाता है, जिससे आप पक्षी व्यवहार को जान सकें कि एक पक्षी जो है बनारस से इलाहाबाद गया, इलाहाबाद से कहाँ गया, तो उसका व्यवहार जानने के लिए या उनका प्रवास जानने के लिए, उनकी सेहत जानने के लिए ये सब किया जाता है, छल्ले डाले जाते हैं। तो मिर्शिकार, जहाँ तक असद रहमानी का संबंध था, या जहाँ तक बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का संबंध था, मिर्शिकारों से इतना ही था कि वो उनको लाए और वो पक्षी पकड़े, पक्षियों के बारे में। लेकिन ये जो मिर्शिकार हैं, मिर्शिकारों के पास अभी एक पूरी भाषा संसार है, जिसमें क्या है कि पक्षियों के, अभी जो पार्वती कह रहे थे कि रांची का नाम है पक्षियों के आश्रय स्थल के रूप में था, तो उनका पूरा पक्षियों का एक संसार है, जिसके बारे में भाषा रजिस्टर अभी भी कायम किए हुए हैं। अब बात है, उनको लगता है कि अगर तुम्हें सुना भी दे तो तुम करोगे क्या, क्या इसको सम्मान दोगे? जब एक पढ़ा लिखा समाज किसी गैर पढ़े लिखे आदमी को सम्मान नहीं दे रहा है, तो कैसे विश्वास कर ले तुम हमें सम्मान दे ही नहीं रहे हो, मैं भाषा को कैसे सम्मान दूंगा? तो इसलिए भाषा वो पढ़े लिखे लोगों से, यानी जो हिंदी बोलते हैं, जो अंग्रेजी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं भारत में, या तमिल में, यही सब, यही 2-3-4 भाषाएं बोलते हैं, या आप ज्यादा भोजपुरी बोल देंगे उनके सामने, लेकिन ये उनकी भाषा नहीं है। तो इसके नीचे जो उनका भाषाई संसार है, उसको वो आपसे शेयर करने के लिए नहीं। बनारस में राजा साहब हैं, तो यहाँ 4 या 5 महावत हैं जो हाथी हाँकते हैं, बाकी जो हाथी हाँकने वाले लोग थे वो सब गायब हो गए,
क्योंकि हाथी ही गायब हो गया। आप पूछेंगे हाथी क्यों गायब हो गया, तो कोई कहेगा राजा गायब हो गया, कोई कहेगा जमींदार गायब हो गया, कोई कहेगा पीपल का पेड़ गायब हो गया। लेकिन यह है कि हाथी गायब हो गए। तो हाथी गायब होने से क्या हुआ कि महावतों की भाषा गायब हो गई। अब जो महावत है वो आप उनसे उनकी भाषा सुनिए। मैं एक कहानी कहकर ये बात खत्म करूंगा। ये कहानी है कानपुर, जो कानपुर है उसकी चारों तरफ के जिले, उसको उसमें से उन्नाव को हटा दीजिए, उन्नाव लखनऊ का इलाका, यानी कानपुर, फतेहपुर, कानपुर देहात और या इसके आसपास। तो अमूमन क्या है कि जिस तरीके की शक्तिशाली भाषा होती है उसी तरीके से उस भाषा में आशीर्वाद भी होता है। मतलब अगर शक्तिशाली आपको आशीर्वाद देगा तो आप देखिए कैसे आशीर्वाद देगा, उसमें पावर भरा होगा। और शक्तिशाली अगर आपको साफ भी देगा, शक्तिशाली साफ क्या गाली देगा, तो उसमें भी पावर रहेगी। लेकिन दुर्बल अगर आपको आशीर्वाद देगा या आपको गाली देगा तो उसका दूसरा रहेगा, और इसलिए उसका नैतिक संसार बदल जाता है। तो हिंदी भाषा का जो नैतिक संसार है ये लगभग शक्तिशालियों का नैतिक संसार है, और इसमें वो सारी आवाजें गुम हो गई हैं जो इसके ठीक नीचे है। पहले लोग हिंदी बोलते हैं, उसके बाद में भोजपुरी बोलते हैं, अवधी बोलते हैं या ब्रज बोलते हैं, और उसके नीचे जो घुमंतू समुदाय है उनकी भाषा नहीं रहती। तो घुमंतू समुदाय क्या करते हैं, या ऐसे गरीब के लोग, ऐसे जो दस्तकार, ऐसे जो मेहनत कश लोग हैं, आप पर दया करते हैं और आपसे आपकी भाषा में बात करते हैं कि जिससे आप समझ जाए। इसलिए नहीं कि वो अपनी वो जानते हैं कि हमारी भाषा लायक तो तुम हो नहीं, तो आप हमारी भाषा हम आपको कैसे उसमें ट्रांजैक्ट करें, कोई कल्चर पॉलिटिकल सोशल। तो इसलिए वो अपनी भाषा को पीछे रखते हैं, अपने परिवार अपने उस सब में करते हैं और आपसे अवधि में बात कर लेते हैं, थोड़ी दया करते हैं, हिंदी में बात कर लेते हैं और अपने भाषा संसार को दूसरी जगह पर रखते हैं। तो उस भाषा संसार में इस तरीके की बहुत कहानियां हैं। और केवल ये नहीं कि आप किन्हीं, आज सुबह एक रिसर्च स्कॉलर को मैं सुन रहा था तो वो किन्हीं शब्दों के बारे में बता रहे थे, ऐसे ऐसे ऐसे। शुरुआत में मैं भी ये गलती करता था कि खाने को क्या कहते हैं, सूर्योदय को क्या कहते हैं, सूर्यास्त को क्या कहते हैं। ये तो किसी भाषा का रजिस्टर हुआ, लेकिन वो भाषा पूरी तरीके से काम कैसे करती है ये देखे जाने की ज़्यादा ज़रूरत है। और उसमें यही होगा कि आपको बहुत ज़्यादा सुनना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। और यह भी कि आप कभी कभी क्या है, जैसे स्कॉलर काम करने जाते हैं तो काम कम करते हैं, चिल्लाते जाते हैं और ये भी कहते हैं कि हमने उन पर क्या किया है, एहसान किया है। जैसे अंग्रेजों को लगता था कि भारतीयों पर एहसान कर रहे हैं, ऐसे भारतीयों को भी लगता है कि कुछ भारतीयों पर एहसान कर रहे हैं। तो इस तरीके का मामला है। तो एक कहानी है, वो कहानी है एक सपेरे की। एक सपेरा था बूढ़ा, तो वो ये माथा पढ़ना जिसको बोलते हैं, एक तो हाथ देखना, एक माथा पढ़ना। तो माथा पढ़ने का वो उस्ताद था, किसी का माथा पढ़ के बता देता था कि तुम राजा बनोगे कि मंत्री, क्या क्या। तो अब सब लोग जाना चाहते हैं, तो उसके पास बहुत लोग आने लगे, पैसा भी खूब आता, लेकिन वो भीड़ को संभाल नहीं पा रहा था। तो उसने अपने एक नौजवान से कहा कि तुम आओ मेरे साथ। तो उसको उसने माथा पढ़ना सिखा दिया। तो अब दो लोग काम करने लगे, लेकिन वो सपेरा था तो इसलिए वो सांप पकड़ना और सांप का विष डालना भी जानता था। तो क्या हुआ कि जब नौजवान की ज़्यादा प्रसिद्धि बढ़ने लगी तो बूढ़े के दिल में थोड़ी खरोंच आ गई और कहा कि अच्छा कुछ करते हैं। तो एक दिन वो दोनों लोग गए जंगल में सांप पकड़ने। तो नौजवान ने कहा कि अगर सांप काट लिया तो कहा कि सांप काट लिया तो मैं तो जानता हूँ, मैं तुम्हें जिला दूंगा। तो नौजवान को दुर्योग से सांप ने काट लिया, नौजवान मर गया। बूढ़े के मन में था ही, उसने जिलाया नहीं। तो अब क्या है, चला आया। तो सपेरों में जो है कि दाह संस्कार नहीं होता, उनको समाधि दी जाती है, तो उनको उसको समाधि दे दी गई। तो उसकी जो पत्नी है बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई, मतलब बहुत रोती रही। उसके रोने से पूरी सृष्टि जो है व्याकुल हो उठी कि भाई ये महिला रोना क्यों नहीं बंद कर रही, इसका रोना बंद होना चाहिए। तो सांपों की देवी आई और उसने कहा कि ये तो सबके साथ होता है, ये कोई नई बात थोड़ी हुई है, आदमी मर गया इसका जीवन नहीं था। तो उसने कहा कि नहीं, इसका जीवन इतना नहीं था, अभी इसको जीना था, और अगर जब तक जिएगा नहीं तब तक मैं रोती रहूँगी। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दिया। तो पति को उसने जीवित कर दिया। हाँ सर। तो कहा कि पति इस शर्त पर जीवित होगा कि तुम इस पर लेट जाओ समाधि पर, और अगर तुम जो है इसकी क्या कहेंगे कि बहुत पतिव्रता पत्नी होगी तो जीवित हो जाएगा। तो लेट गए, जीवित हो गया। तो
सांपों की देवी बहुत खुश हुई और कहा कि अब वरदान मांगो। तो बाकी कथाओं में वरदान पहले चला आता है, जो महाभारत में है या सती सावित्री की जो कथा है, यहाँ वरदान पहले चला आता है, अब इसके बाद वरदान शुरू होता है। तो उसने कहा वरदान, तो कहा वरदान क्या मांगे, ये जो बूढ़े बाबा थे ये रास्ता भूल जाए। तो बूढ़े कहा ठीक है, ये रास्ता भूल जाएंगे। इसके बाद ये कहानी खत्म, यही कहानी खत्म हो जाती है। अब इस कहानी में होता क्या है बाद में कि रात में आप सब ने सियारों की हुआ सुनी होगी, या कुत्ते ऊंची आवाज में ऊपर की तरफ आवाज करते हैं और एक डर जैसा पैदा होता है। तो जब रात में जंगल इसके आसपास जो है, वहां पर कानपुर में जगह है रनिया, तो उसको लोग कहते हैं अरण्य का जो है बिगड़ा हुआ रूप है। एक जगह है बाघ रूप, कि यहाँ बाघ पाए जाते हैं, तो वहाँ की कथा है। तो कहते हैं कि जब रात में कोई ऐसी आवाज आती है तो वो कहते हैं कि जो बूढ़ा था, सपेरा था, वो रास्ता भूल गया है और वहां से वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि इस कथा में है कि जो बुरे लोग हैं उनको समाज में वापस नहीं आना चाहिए, वो रास्ता भूल जाए। क्या बात है। और इसको वो इस अवधि और इसमें नहीं सुनाते, वो बहुत अपने उस समय अपनी भाषा में सुनाते हैं। और जिंदगी ने अगर मौका दिया तो 10-12 कहानी ऐसा इकट्ठा करके छापेंगे कभी, लेकिन छाप कर वही होगा जो पहले लोग कर रहे थे। लेकिन मेरा मानना ये है कि सुनने की आदत जो है भाषा से गुम होती जा रही है। भाषा पढ़ने की चीज हो गई है और उसका जो व्यवहार है वो खत्म हुआ है। और दूसरा जो हम और सारी चीजें नहीं करें। एक बात कह के मैं बात खत्म कर रहा हूँ कि गणेश देवी इधर एक बात कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी निश्चित ही मनुष्यों के बारे में है, मनुष्य केंद्रित है। और साहित्य का एक दुर्गुण अब बन गया, पहले तो एक गुण था लेकिन अब एक दुर्गुण बन गया है कि साहित्य बहुत ज्यादा मनुष्य केंद्रित हो गया है। इतना ज्यादा मनुष्य को महान होने का भ्रम हो गया है कि ये मतलब बड़ा सा बम दाग दे तो कविता लिख देते हैं। नहीं, मजाक बात नहीं है। जब युद्ध होते हैं तो जितने युद्ध विरोधी कविताएं हैं उतने ही युद्ध के पक्ष में भी कविताएं हैं। भारत में और पूरी दुनिया में भारत के साथ अच्छी बात ये रही है कि इसने युद्ध नहीं जीते और इसके कारण युद्ध विरोधी बहुत घटिया कविताएं लिखी गई हैं। उस तरीके की कविताएं नहीं है जिस तरीके के जो लोग इस युद्धों में जो बच्चे झुलसे हैं उस तरीके। मैं ये कह रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ, युद्ध विरोधी बहुत घटिया कविताएं लिखी गई भारत। कारण क्योंकि आपको अनुभव आया नहीं भारत के समाज में। इस कारण क्या है कि आप बहुत वीरता पूजक समाज में बदलते जा रहे हैं और मनुष्य ज्यादा केंद्र में आ गया। इसके कारण जो है पशु पक्षी ये सब जानवर ये सब गायब हो गए। अब ये जो लोग मुख्य धारा के भाषा भाषी लोग हैं, इनके पास पशु के नाम पर केवल बिल्ली बची है, कुत्ता बचा है, और वही पालतू बाहर के कुत्ते बिल्लियों को भी घृणा से देखते हैं। ये हर चीज को तो इस कारण इनकी भाषा में वह सब चीज गायब हो गए जो पशुओं पक्षियों से संबंधित है मुख्य धारा की भाषा में। और जो पशु पक्षी पालते हैं जैसे कि गधा, सुअर, कुत्ता या ये इस तरीके के जो समुदाय हैं और ये इसी शहर में रहते हैं, शहर की परिधि पे रहते हैं भालू पालने वाले लोग, तो उनकी भाषा के बारे में एक बहुत ही नजरिया मनुष्य केंद्रित भाषा ने विकसित कर लिया। तो अब जब भाषाई बहुलता की बात हो तो उसमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम एक डेमोक्रेसी की जगह कास्मोक्रेसी की बात करें जिसमें पृथ्वी भी केंद्र में हो। ये अच्छी बात है कि आदिवासी कविता में या इस तरीके की कविताओं में जो सबसे खास बात है कि वो पृथ्वी केंद्र में है। इसलिए पृथ्वी पर जो भी चीजें दिक्कत तलब हो रही हैं, खंड और सारी चीजें बताएंगे तो वो केंद्र में आ रही है। हिंदी की कविता में देखिए बनारस पर मैंने 3 कविता वो पढ़े, एक शाही जी ने किया है केंद्रित, एक राजीव सिंह जी ने, एक काशी हम। और हद है बनारसियों की कि इनको नदी दिखती है लेकिन मल्लाह नहीं दिखा 150 साल। कौन लोग थे ये बनारस कौन से कवि थे कि इनके समन्वय से बनारस चल रहा था और बैठे उस मतलब उस पर नहीं बैठे। अगर उनको छोड़ दिया जाए क्या नाम है ज्ञानपति को या 1-2 लोगों को तो मल्लाह नहीं है।
काशी संबंधित कविता में मल्लाह नहीं है। अंग्रेजों ने जो बनारस के बारे में लिख दिया उसको इन्होंने कविता में ढाल दिया बनारस में। अब ये क्या दिक्कत है? इसलिए क्योंकि आपका सुख ज्यादा केंद्र में है, मनुष्य केंद्र में है, नदी केंद्र में नहीं है। या जो नदी से संबंधित कोई मार्जिनल सेक्शन है वो इवन फूल बेचने वाले इनके उसमें नहीं है। तो ये भाषा में जब आए तो आप देखिए कि ये भाषा किसके लिए लिखी जा रही है, किसके लिए बोली जा रही है। कौन लोग हैं जो नारा लगा रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भागी उसकी उतनी हिस्सेदारी? कौन लोग हैं? ये जो चार आदमी हैं वो कहाँ चला गया? एक आदमी डेमोक्रेसी, वो गांधी जी कहते थे कि सबका पीछे जो सबसे पीछे छूट गया है उसका ये उसकी बात हो। तो इसीलिए हर एक आदमी की भाषा का मामला है। वो एक अन्यथा अभी ने रिकॉर्ड किया कि वहाँ पे अंडमान निकोबार में एक कोई महिला थी, केवल एक ही थी और मर गई, वो भाषा मर गई। तो अगर ये नारा लगे, ये मैं भोजपुरी के विरोध में नहीं कह रहा, भोजपुरी क्षेत्र में मेरी ससुराल भी है सबसे ज्यादा है, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में 8वीं अनुसूची में हम कह रहे हैं ये इसमें एक बहुत ही मूर्खता है, इसमें एक नैतिक गड़बड़ी है। आप नहीं कह सकते कि आपकी भाषा सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा भाषा भाषी लोग हैं तो इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देते हैं। यही 1961 के पहले की भाषाई नीति में हुआ कि 10,000 लोग जिस भाषा को बोलेंगे वो भाषा होगी और 9,999 बोलेंगे वो बोली हो जाएगी, उसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा। और अगर कोई एक आदमी बोल रहा है तो ये सारी चीजें जो है इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। धन्यवाद।